हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी के इस सीरीज में कक्षा 6 पॉलिटी की इकाई 4, जिसका एक टॉपिक है आजीविका। आजीविका आजीविका का क्या अर्थ है? जीवन यापन के लिए किया जाने वाला कार्य जिससे व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा इत्यादि। आजीविका के कई उदाहरण हैं, जैसे किसान खेती करता है, मजदूर मजदूरी करता है, शिक्षक पढ़ाते हैं, दुकानदार दुकान चलाते हैं, डॉक्टर इलाज करते हैं, ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं। ये सब क्या है? आजीविकाएं हैं। तो अध्याय 7 में हम देखेंगे ग्रामीण आजीविका। पहले पाठ में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नजर दिया। हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहाँ के लोगों के काम धंधे पर कैसे असर पड़ता है। वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ की फसलें या दूसरी चीजें किस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस पाठ में हम यह देखेंगे गांव में लोग किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले दो पाठों की तरह यहाँ भी हम इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं। उनके जीवन की परिस्थितियां एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं, इसे भी हम देखेंगे। कलपट्टू गांव एक गांव का उदाहरण लिया गया है। तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है, कलपट्टू। यहाँ के लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांव की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है। उसमें आपको तरह तरह के कई छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान। दो दुकानें बीज और खाद की है। चार दुकानें चाय की है, जहाँ टिफिन भी मिलता है। यहाँ टिफिन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीजें, जैसे सुबह इडली डोसा वो उपमा मिलता है, और शाम के नाश्ते में वड़ा, बोंडा वो मैसूर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसे घर में ही लोहे की चीजें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल के मरम्मत की एक दुकान है, वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलता है। गांव में दो परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं। लॉरी यानी कि ट्रक। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। गांव का मुख्य स्रोत है आजीविका का खेती। यहाँ आम और नारियल के काफी बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिलें जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। तुलसी, हम सब यहाँ रामलिंगम की जमीन पर काम करते हैं। तुलसी कह रही है, हम सब यहाँ रामलिंगम के जमीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ देकर धान की खेत है। शादी से पहले भी मैं मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। मैं यहाँ सुबह 8:30 बजे से 4:30 बजे तक काम करती हूँ। रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौकों में से एक है। वर्तमान में जो धान की खेती हो रही है, उसको जो मजदूरी का काम मिला है वहाँ पे, तो इस साल में नियमित रूप से बहुत कम मिलता है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी।
लेकिन अब जैसे-जैसे उम्र हो रही है, मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबे रहने से तकलीफ होती है। रामलिंगम एक दिन का ₹40 मजदूरी देता है। मेरे गाँव में मजदूरी के रेट से यह थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहीं आती हूँ। रामलिंगन प मुझे रामलिंगन पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आस-पड़ोस के गाँव में सस्ते मजदूर ढूँढने नहीं जाता। मेरा पति रमन भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं। साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और सफाई करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ। गाँव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है, जहाँ से पानी ला लेकर आती हूँ जहाँ से पानी लेकर के आती हूँ। मेरा पति घर का सामान जैसे साग-सब्ज़ी खरीदने में मेरी मदद करता है। ये चित्र दिया हुआ है कि जैसे जून के मंथ में धान की बुआई होती है और नवंबर-दिसंबर में जाकर के इसकी कटाई होती है। आगे तुलसी कहती है, हमारी 2 बेटियाँ हमारे जीवन की खुशी हैं। दोनों ही स्कूल जाते हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी। जैसा कि आपने तुलसी कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने और जानवर चराने में बीतता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन गरीब परिवारों परिवारों में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे मजदूरी से जो थोड़ा पैसा कमाते हैं, उससे गुजारा नहीं होता। घर चलाने और जिंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। कुछ के पास जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन हैं। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिलता, तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर-दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही होता है। एक और है शेखर। हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी-अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ जमीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। कई बार मैं कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूँ और बदले में मैं उनके खेतों में कटाई करवा देता हूँ। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है, जिसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उन्हें धान धान बेचना पड़ता है। अगर बाजार में बेचूं तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाने हैं। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचे। मुझे मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा। इसमें से कुछ से मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में लग जाएगा। लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वो सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है। इसलिए मुझे इसलिए मुझे और पैसा कमाने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ। वह वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है। उसका दूध हम यहीं के सहकारी समितियों में बेच देते हैं। इससे रोज के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है। देखिए, ऊपर देखिए कि दोनों कर्ज ली। एक तुलसी भी कर्ज ली है बेटी के इलाज के लिए और शेखर भी उधार लेकर के खेती किया है। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, कई बार शेखर जैसे किसान जरूरी चीजें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या फसल को कीड़ा लग जाता तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है।
बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाता है। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। जल्द ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले, वह उसे चुका नहीं पाता है। इस स्थिति में कहते हैं किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या कर ली है। रामलिंगम और कड़थुम्मा। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया है और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया था। वे कलपट्टू और आसपास के गांव से ही धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। आगे देखते हैं भारत के खेतिहर मजदूर और किसान। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह खेतिहर मजदूर हैं, शेखर की तरह छोटे किसान हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूरों के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसान शेखर जैसे छोटे किसानों को लें तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालात है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव की अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू किए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी-छोटी फैक्ट्री चलाना इत्यादि। हमने कलपट्टू में होने वाले खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण खेतों में खेती के साथ-साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। महुआ महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, देखिए तेंदू का पत्ता काम आता है बीड़ी बनाने में, बीड़ी बनाने और कहीं कहीं से भोज का पत्ता बनता है, भोज का पत्ता बनता है। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के क्षे- के इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। आइए अरुणा और पारिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जानें। यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता है। ये फिगर है अरुणा और पारिवेलन। पुदुपेट कलपट्टू से ज्यादा दूर नहीं। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और कैटामरेन मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव, इसको क्या कहते हैं, कैटामरेन मछुआरों की खास तरह की एक छोटी नाव की पंक्तियां दिखाई देती है। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमा गहमी रहती है, मतलब भीड़ भाड़ रहता है। इस समय सारे कैटामरेन मछलियां पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। मेरा पति पारिवेलन, मेरा भाई, जीजा आज बड़ी देर से लौटे, मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये हमारे कैटामरेन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं, मतलब ये तीनों पारिवेलन, उसका भाई और जीजा, ये तीनों इकट्ठे समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे। आज जो मछलियां पकड़ी गई उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियां एक तरफ उठाकर रख दी, बाकी मैं नीलाम कर दूंगी। इस नीलामी से जो पैसा
मुझे मिलता है वह 4 भागों में बाँट दी जाती है। 3 हिस्से उन लोगों में बँट जाता है जो मछली पकड़ने जाते हैं, बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। चूँकि जाल, कैटामरन और उसका इंजन हमारे हैं तो वह हिस्सा हमें ही मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लिया, एक इंजन खरीदा है जो कैटामरन में लगा हुआ है। इससे ये लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। नीलामी नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदती हैं, वे टोकरे भर-भर कर पास के गाँव में बेचने के लिए ले जाती हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं, उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह-सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते, क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते हैं। वे खाली महीने काटना बहुत मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ। मछली बेच रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती-बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुनाई, निराई, कटाई। फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द-गिर्द ही चलता है। बुआई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग-अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग-अलग तरह की फसलें उगाते हैं। फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएँ पाते हैं। लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोतते हैं, वह कैसी है। कई लोग उस ज़मीन पर मज़दूरों के रूप में निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाज़ार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं। गुज़र-बसर करने के लिए कई परिवारों को कम काम की खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी-बड़ी ज़मीनें, व्यापार और काम-धंधों पर फल-फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसान, खेतिहर मज़दूरों, मछली पकड़ने वालों परिवारों और गाँव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोज़गार नहीं मिल पाता। हस्तशिल्प का मतलब होता है कि जो हाथों से सामान को तैयार करते हैं। चलिए ऊपर एक छूट गया था, नागालैंड की सीढ़ी-नुमा खेती। नागालैंड की सीढ़ी-नुमा खेती। देखिए, नागालैंड पहाड़ी वाला क्षेत्र है। पहाड़ी वाला क्षेत्र है। जहाँ पे पहाड़ पे अगर हमको खेती करना है, तो वहाँ पे सीढ़ी-नुमा खेती होती है, सीढ़ी-नुमा खेती की जाती है। अब यहाँ पे लोग कुछ लगाते हैं, जैसे धान-उन का ही खेती करना है, तो यहाँ पे हल्का-सा ऊँचा मेड़ बना देते हैं, छोटा-सा ये मेड़ बना देते हैं, ये मेड़ बना देते हैं, ये मेड़ बना देते हैं, ताकि यहाँ पानी रुक सके, यहाँ पानी रुक सके। यहाँ पे क धान वगैरह सब खेती वो करते हैं। नागालैंड की सीढ़ी-नुमा खेती। यह एक गाँव है जिसका नाम है चिजामी। यह नागालैंड के फेक जिले में है। इस गाँव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं। चखेसंग समुदाय के हैं। वे सीढ़ी-नुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे-छोटे सपाट टुकड़ों में बाँटा जाता है और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारे को ऊपर उठा देते हैं। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं, जिससे पानी भरा रह पाए। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, प्रत्येक सपाट टुकड़े वाले किनारे को ऊपर उठा देते हैं।
ये यहाँ पे ऊपर उठा देते हैं इसको, जिससे क्या होता है पानी भरा रह पाए। यह चावल खेती के लिए सबसे अच्छा है। चिजामे के लोगों के पास अपने-अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक-दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास-पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। देखिए, ये था एक पहाड़ी वाले क्षेत्र में कैसे खेती किया जाता है। ठीक है? आगे देखते हैं। इधर तो हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन देख लिए। अभ्यास। अभ्यास इसको देखिएगा। कोई दिक्कत हो, अभ्यास को करना है। कोई दिक्कत होने पर आप इसको कमेंट पे लिखिए। उसका आंसर पिन कर दिया जाएगा। जय हिंद, थैंक यू।